Welcome to this video. So here in this video we will discuss and revise the chapter 13th of class 12 physics, that is nuclei. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So इसे एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले हैं। साथ साथ हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो शुरू करते हैं अपना रिवीजन। देखो चैप्टर का नाम आता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, हमारा सिंपल न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे जो आपका एटम है, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में आप पढ़ के आए हो एटम और उसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें हमारे पास दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक तो हमारा प्रोटॉन और दूसरा हमारा होता है न्यूट्रॉन। तो जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल न्यूक्लियस। अब ये दो चीजें हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं एटम में उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, जिसका जो मास होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, और जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हमारा होता है। ऐसे ही हमारा न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, जीरो, मींस हमारा उसको कोई चार्ज नहीं होता, बट उसका एक मास होता है। मास हमारा कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हमारा होता है। ये दोनों चीजें आपकी क्या रहती है, न्यूक्लियस में रहती हैं, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं एटॉमिक मास और मास नंबर की। देखो मींस एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका क्या होता है, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मींस हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ताकि उसके बारे में स्टडी करना और उसके बारे में कुछ भी पढ़ना या कुछ भी काम करना ईजी हो जाए। हर एक को क्या क्या है, एक स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है, वो डिपेंड करता है उसमें कितने नंबर ऑफ हमारे प्रोटॉन होते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर। और किस चीज से डिनोट करते हैं, उसको हम Z से डिनोट करते हैं। ऐसे दूसरी चीज आती है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर सिंपल हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे प्रोटॉन्स और जितने भी हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं उन दोनों को सम करके जो हमारी वैल्यू आती है उसको हम सिंपल बोलते हैं अपना मास नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं A से डिनोट करते हैं। और ये दोनों चीजें ही हमारी जो एटम है उसकी काफी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करने में काफी हेल्प करती है। आगे बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मींस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है मास नंबर पर। मींस जितना ज्यादा एटम का मास होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज ज्यादा होगा। क्योंकि जो मैक्सिमम जो 99.99 जो मास, एक तरीके से 100% ही बोल सकते हैं, जो एटम का जो मास कंसंट्रेटेड होता है वो आपका न्यूक्लियस में ही होता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है वो डिपेंड करता है आपका A पर, और यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो एक स्फेरिकल शेप में, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 πr³ हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A। यहाँ से आप अपना क्या निकाल सकते हो, रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हो। और ये जो रेडियस वाला फॉर्मूला ये आपके काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन या MCQ टाइप क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन में। तो R किसके को लाता है, R = R0 A 1⁻³ यहाँ पर जो R हो गया वो आपकी रेडियस, R0 आपका क्या होगा, एक सिंपल कांस्टेंट होता है, तो सिंपल रेडियस होगी जिसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है, और A आपका हो गया मास नंबर, और 1/3 तो आप वैल्यू रख के ये पूरी वैल्यू सोल्व कर ही लोगे। आगे बात करते हैं न्यूक्लियर मास। तो न्यूक्लियर मास का मतलब क्या होता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारा, मींस एक तरह से न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को सम करके जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियर मास, जिसको हम कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल M = ZMP प्लस का A माइनस का ZMN। ZMP मतलब हो गया, Z तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, तो नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इन प्लस हमारा क्या आ गया, A माइनस Z किसके को लाता है, A माइनस Z मतलब कि A क्या हो गया हमारा एटॉमिक नंबर माइनस Z, जो उसमें से मास नंबर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। उसको अगर आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। इन दोनों को सम करने के बाद आपके पास क्या आता है, न्यूक्लियर का मास आता है। न्यूक्लियर मास का मतलब क्या होता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन है और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है उन दोनों को कंबाइन करके जो वैल्यू आती है वो। आगे बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। देखो डेंसिटी का सिंपल मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो न्यूक्लियर का जो मास है और जो उसकी वॉल्यूम है उन दोनों को आप अगर डिवाइड कर दोगे, उन दोनों का एक तरीके से सिंपल रेशियो आपका क्या होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी होता है। आगे बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट आपकी वही सेम आती है जैसे आपकी 9th क्लास में आई थी, 9th 10th में आप जो पढ़ते आ रहे हो। तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। मींस स्टार्टिंग में इसको एक स्टैंडर्ड लिया गया था उस टाइम पर, जैसे उस टाइम पर भी क्या, अभी भी मतलब हमारे पास इतनी डिवाइसेस नहीं है कि हम एटम का मास या फिर ये चीजें मतलब कि डायरेक्ट मेजर कर सके। इनडायरेक्ट मेथड से हमें मेजर करना होता है। तो इनडायरेक्ट मेथड मेजर करने के लिए ये AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट हमने क्या ली थी, एक स्टैंडर्ड यूनिट ली थी,
जो कि थी 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इसके कंपैरिजन में हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो क्या है एटॉमिक मास वो हमने रखा था। आगे बात करते हैं मास एनर्जी रिलेशन। तो मास एनर्जी रिलेशन जिसको आइंस्टीन इक्वेशन भी बोलते हैं वो आती है E = mc स्क्वायर। मींस आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, साथ साथ मास को भी क्या एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका एक रिलेशन आ जाता है। और यहां पर जो E की वैल्यू होती है वो होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस एनर्जी किसके इक्वल होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। ये वैल्यू 931 याद रखना, क्योंकि ये आगे चल के जो न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ोगे वहां पर आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आगे बात करते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो आपका दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम करके जो मास आता है और जो पूरे जो न्यूक्लियस का मास होता है उन दोनों के बीच में क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो जो आपका प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उन दोनों को सम करके जो वैल्यू आती है वो हमेशा ग्रेटर होती है किससे, न्यूक्लियस जो पूरा होल न्यूक्लियस है उसके मास से क्या होती है ग्रेटर होती है। उसमें जो बीच में डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, जिसकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से निकलती है, डेल्टा m = किसके इक्वल होगा मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये आपकी वैल्यू आएगी। आगे बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है, ये मिनिमम वो एनर्जी होती है, ये अगर मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसको मिल जाए तो पूरा जो न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। मींस सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे। ये आपकी क्या जाती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है आपका बाइंडिंग एनर्जी = जो आपका मास ऑफ जो मास डिफेक्ट था डेल्टा m उसको आप अगर क्या c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, मींस स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां पर आपकी आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी, जिसकी जो वैल्यू होती है वो जूल में हमारी होती है, क्योंकि ये एक एनर्जी है, इसकी यूनिट सिंपल आपकी जूल आ जाएगी। ये आपका आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी। ऐसे आप कर सकते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो मतलब आप क्या कर दो, जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको अगर आप वहां पर उसके जो एटॉमिक मास है उससे क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो सिंपल आपके पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। इसी तरीके से उसका ग्राफ आता है, ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी है और साथ साथ जो आपका मास नंबर है ए, उसको जितने भी जो एलिमेंट्स है उनसे कंपेयर करके बताया हुआ है कि किस किस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी चेंज होती है। तो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं इस ग्राफ के, ग्राफ भी आपको याद होना चाहिए। इसमें आते हैं जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस होती है वो स्मॉल होती है फॉर लाइट न्यूक्लियाई, मींस जो हाइड्रोजन हो गया और ये जो छोटे छोटे बहुत छोटे न्यूक्लियाई होते हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ऐसी फॉर द मास नंबर ऑफ 2 to 20, मींस 2 से लेके 20 तक की जितने भी हमारे मास नंबर के जो एलिमेंट्स हैं, फ्यू पीक्स आर ऑब्जर्व्ड जैसे कि हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए। दिस शो दैट दे आर मोर स्टेबल देन द अदर न्यूक्लियाई इन नेबरहुड। मींस जो आपके हीलियम हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इस टाइप की जो न्यूक्लियाइज हैं, मींस जिनका मास नंबर 2 से लेके 20 तक है, तो उनका जो न्यूक्लियाई होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन्स है या जो भी हमारे क्या न्यूक्लियॉन्स है वो क्या हाइयर कंसंट्रेटेड में भी नहीं है, मतलब कि वो क्या है एक नॉर्मल क्वांटिटी में है। ज्यादा हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, ज्यादा रेपल करने लग जाएंगे, और कम होंगे तो उसका मास नंबर भी कम होगा, उसमें क्या होगी स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो इस तरह के जो 2 से लेके 20 तक के मास नंबर के जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी क्या होती है ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। आगे बात करते हैं द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी हाई फॉर 3 से लेके 120 तक, मींस 30 से लेके 120 तक जिनका मास आता है उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। उनको मतलब एक तरह से तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी आपको देनी होगी। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शोज ग्रेजुअल डिक्रीज फ्रॉम यूरेनियम 238, मींस जब आपका 230 मास से आपके ज्यादा आपके मतलब एक तरीके से आप सिंपल वर्ड्स में देख सकते हो, जब आपका मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्रोटॉन्स की जो क्वांटिटी है, मींस जो नंबर है वो न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, वहां पर रिपल्शन क्या होगा प्रोड्यूस होने लग जाएगा। इस वजह से जो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो हो जाएगी कम हो जाएगी। आगे बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स का मतलब कुछ इस तरीके से आता है, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हिट भी करता है दिमाग में। ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे जो प्रोटॉन्स है वो सब एक जगह पर क्या है न्यूक्लियस में रहते हैं। अब वो प्रोटॉन्स क्या है सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, तो पॉजिटिव पार्टिकल्स मींस लाइक चार्जेस तो एक दूसरे को क्या करने चाहिए, रेपेल करने चाहिए। बट वो क्या रेपेल नहीं करते, रेपेल तो करते हैं बट वो इतनी ज्यादा रेपेल नहीं करते, वो एक जगह पर ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन होता है हमारा पाई मेसियंस। तो पाई मेसियंस क्या होते हैं, एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जो कि प्रोटॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, मींस इसमें क्या होता रहता है एक्सचेंज होता रहता है। इसकी हेल्प से जो प्रोटॉन्स है और जो न्यूट्रॉन्स है, मींस जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं वो सब एक जगह रहते हैं। और अगर आप इसको एक सिंपल वर्ड में समझना चाहो तो ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे 2 प्रोटॉन्स हैं, दो प्रोटॉन है लाइक पार्टिकल्स हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल करेंगे, तो वो एक दूसरे से दूर चले जाने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता,
अगर आप इसको और एक डीप एग्जांपल लो तो दो प्रोटॉन को आप कंपेयर करो दो डॉग से। मान लो दो डॉग हैं, अब दोनों जो डॉग हैं वो कभी साथ नहीं रहेंगे क्योंकि वो मतलब कि लड़ेंगे या अलग अलग चले जाएंगे। बट उनके बीच में अगर आप क्या डाल दो, एक हड्डी डाल दो या फिर एक बोन्स, मतलब हड्डी सिंपल हो गया, एक हड्डी डाल दो, तो वो दोनों क्या करेंगे, वो दोनों उस एक हड्डी पर क्या रहेंगे, लड़ते रहेंगे। वो एक दूसरे से दूर भी नहीं जाएंगे बट वो एक दूसरे के साथ भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जो हड्डी है वो किसका काम कर रही है, वो पाइमेसियंस का काम कर रही है। मतलब वो कभी इस डॉगी के पास जाएगी, कभी इस डॉगी के पास जाएगी, तो एक दूसरे पर क्या होती रहेगी, एक्सचेंज होती रहेगी। ये डॉगी एक दूसरे से दूर भी नहीं जाएंगे और साथ साथ एक साथ भी नहीं रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से कंसेप्ट लगता है आपका न्यूक्लियस के अंदर। आई होप आपके मतलब इस एग्जांपल से जो मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से फोर्स लगती है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो न्यूक्लियर फोर्स हमारी इस तरीके से लगती है। कुछ बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की, तो ये क्या होती है, चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कोई चार्ज नहीं है, तो उन दोनों पर मतलब कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी इतनी लगेगी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी इतनी लगेगी, और जो प्रोटॉन प्रोटॉन है उनके बीच में भी उतनी ही लगेगी। दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है नेचर में। दे आर शॉर्ट रेंज, बहुत शॉर्ट रेंज होती है इनकी। दे आर स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन डिपेंडेंट भी ये होती है। मीन्स जो जितने भी जो प्रोटॉन्स है सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जिस तरीके का वो स्पिन कर रहे हैं, अगर वो पैरेलल स्पिन कर रहे हैं तो उनकी जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर वो एंटी पैरेलल स्पिन कर रहे हैं तो उनका जो बीच की जो फोर्स होगी वो क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे आपका टॉपिक आता है रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटी का पूरा टॉपिक है, रेडियो एक्टिविटी, डीके लो, हाफ लाइफ, मीन एवरेज लाइफ, ये सब टॉपिक आपके अब एग्जामिनेशन में नहीं आने की, क्योंकि ये आपका क्या है, सीबीएसई के सिलेबस से हट चुका है। बाकी मैं इनको नोट्स में डाल दूंगा, तो आप इनको अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आपका वो आता है न्यूक्लियर फिजन। देखो न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है, वैसे तो ये दो चीजें आती है, न्यूक्लियर फिजन और एक आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसमें काफी बार स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन सा होता है। तो देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन में क्या आता है, FU आता है, तो U का मतलब होता है यूनिटी, यूनिटी मतलब जुड़ना। तो यहां पर क्या हो गया, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा उसमें क्या होंगे, दो स्मॉल न्यूक्लियाई लाइट मास की वो क्या होंगी, जुड़ेंगी और एक हाई मास की न्यूक्लियाई बनाएंगी। तो वो कुछ इस तरीके से होता है। और जो दूसरा आपका हो गया न्यूक्लियर फिजन, इसमें क्या होगा, इसमें टूटना, मीन्स इसमें डिसइंटीग्रेशन आपका होगा। अब समझते हैं, सबसे पहले ये तो आपका याद करने का एक तरीका था, अब इनका मतलब समझते हैं और किस किस तरीके से एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा, आपको न्यूक्लियर जो फ्यूजन है और फ्यूजन है उसमें डिफरेंस बताना होगा। क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है, न्यूक्लियर जो फ्यूजन है उसको आपको डिफाइन करना होगा, साथ साथ उसका जो एग्जांपल है एटम बम, न्यूक्लियर बम, वो किस तरीके से वर्क करता है वो आपको बताना होगा। जो क्रिटिकल मास है और ये चीजें, इनकी डेफिनेशन आपसे पूछता है। अब हम ये चीजें सब कुछ समझते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियाई इनटू द स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ नियरली इक्वल मास और इज नोन एज अ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है जो आपकी हैवी न्यूक्लियाई है जिसका मास बहुत ज्यादा है, जब वो आपकी कर जाती है, स्प्लिट कर जाती है अलग अलग न्यूक्लियाई में, जिनका मास ऑलमोस्ट आपका क्या होता है, सेम ही होता है। मींस मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, मींस हल्का सा चेंज आता है। तो उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स आती है। सबसे पहले आता है क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल साइज का मतलब क्या, जो भी आपका फिजनेबल जो आपका मटेरियल होगा, मींस जिसका फिजन कराना है उसका क्या होना चाहिए, एक मिनिमम साइज होना चाहिए। उस मिनिमम साइज को हम बोलते हैं क्रिटिकल साइज। और यहां पर एक आता है क्रिटिकल मास, मींस उसका कुछ मिनिमम मास भी होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मास। ये आपका सिंपल सी टर्म आ जाती है। अब आपकी एनर्जी किस तरीके से रिलीज होगी, जैसे जब आपका जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम जिसका मास 235 है, और जब आप उस पर क्या करते हो, न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्ड करते हो, तो जो वो क्या करता है, वो डिफरेंट न्यूक्लियाइस में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। वहां पर जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, मींस जो प्रोडक्ट बना है उसका जो टोटल मास होता है वो 235.911 AMU होता है। और जो हमने रिएक्टेंट लिया था यूरेनियम, उसका जो मास था वो 236.133 AMU हमारा था। अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो ज्यादा था और प्रोडक्ट का मास है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पर आपका सिंपल क्या है, मास का चेंज आया है। यही मास का चेंज आपका किस चीज में कन्वर्ट हुआ है, मींस देखो आपका मास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास तो कभी खत्म नहीं हो सकता ना। तो ये जो मास है ये आपका किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ये आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और इसी एनर्जी के कन्वर्जन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो मास में कितना चेंज आया वो 0.22 AMU आया। अब 1 AMU आपको पता है स्टार्टिंग में बताया था 931 के इक्वल होता है, तो आपका जो 0.22 AMU हो जाएगा वो हमारा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। देखो कितनी ज्यादा आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये आपका क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। मींस एक आपका यूरेनियम था, उस पर न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड हुआ, न्यूट्रॉन ने वहां से क्या निकाल दिया, दो अलग अलग न्यूक्लियाई निकाल दी, और साथ साथ क्या निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन आपके एक्स्ट्रा निकलेंगे। वो फिर 3 न्यूट्रॉन अगर कैपेबल होंगे आगे फ्यूजन करने के, तो आगे दोबारा
12 न्यूक्लियाई से टकराएंगे, फिर आगे 3 के आपके 9 बनेंगे, 9 के आपके 27 के 81, ऐसे आपका क्या बन जाएगी, चेन रिएक्शन बन जाएगी। तो यहां से आपका एक टॉपिक आता है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब होता है इन द फ्यूजन 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इफ द न्यूट्रॉन्स आर कैपेबल ऑफ डूइंग फर्दर फ्यूजन देन द चेन रिएक्शन अकर। तो आपकी क्या हो जाती है, चेन रिएक्शन हो जाती है। जो चेन रिएक्शन होती है वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो कंट्रोल में आप क्या कर सकते हो, कुछ एब्जॉर्बर या कुछ ऐसी चीज लगा दो जिससे जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब, जो एक्स्ट्रा 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए थे वो एब्जॉर्ब हो जाए, तो आगे आपकी फर्दर क्या हो, जो आपकी रिएक्शन है वो ना हो, या फिर हो तो कंट्रोल वे में हो। दूसरी आपकी हो सकती है अनकंट्रोल में क्या होगा, जो आपके 3 न्यूट्रॉन्स हैं वो 3 के 9 बन रहे हैं, 9 के 27 बन रहे हैं, 27 के 81, मतलब बनते जा रहे, उसमें कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप, तो उसको हम बोलते हैं अपना अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। जो कि आपकी जो एटम्स बम्स और न्यूक्लियर बम्स होते हैं उसमें आपकी क्या होती है, एक तरह से यूज होती है। जो यहां से टॉपिक भी देख सकते हैं, एटम बम और न्यूक्लियर बम में आपका क्या होता है, बेस्ड ऑन द अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। यहां पर क्या होता है, मास ऑफ ईच पीस इज लेस देन क्रिटिकल मास से कम होता है, तो यहां पर आप क्या कहते हैं, रिएक्शन बहुत स्पीड से होती है। व्हेन बोथ कम्स इन कॉन्टैक्ट क्रिटिकल मास कंडीशन फुलफिल्ड, और जब आपका जो दो न्यूट्रॉन्स है और जो यूरेनियम है और जो दोनों मास है वो आपके साथ में आ जाते हैं, तो जो कंडीशन है एक तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन की वो फुलफिल हो जाती है। और यहां पर आपका क्या, बहुत मासिव रेट पे आपका क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और बहुत ज्यादा ये हीट प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से आपका आ जाता है एटॉमिक बम और न्यूक्लियर बम। आगे बात करते हैं हम अपना थर्मल न्यूट्रॉन की। थर्मल न्यूट्रॉन आपके क्या होते हैं, दे आर द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स ऑफ एनर्जी 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी इनकी एनर्जी होती है और इनकी जो वेलोसिटी होती है वो 2200 हमारी मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। और यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में जो आपका न्यूट्रॉन्स है वो यूरेनियम से टकराने से पहले मिनिमम 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेना चाहिए, तभी वो क्या होता है, कैपेबल होता है न्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए। आगे बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे यू आपको बताते हैं, यू मतलब यूनिटी, तो उसमें क्या होता है, 2 स्मॉल मास की न्यूक्लियाई आपस में जुड़ती हैं और एक हाई मास की न्यूक्लियाई को आपको क्या करती है, जनरेट करती है। यहां पर भी आपकी क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यहां पर भी आपकी क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से आपकी जो इसकी रिएक्शन है सिंपल आ जाती है। इसकी तो बेसिकली आपकी डेफिनेशन ही पूछते हैं, बाकी आपका जो साइकिल्स आते हैं विच हीलियम न्यूक्लियस इज फॉर्म, हीलियम न्यूक्लियस किस तरीके से फॉर्म होता है, तो उसका CN साइकिल, प्रोटॉन साइकिल, ये आपके यहाँ सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। वैसे तो एग्जामिनेशन में ये जो साइकिल है इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आज तक तो आया नहीं है, और मतलब कि शायद ये पूछे भी ना। जो मेन रिएक्शन होती है जहां पर एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है वो आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर आ जाता है, चैप्टर न्यूक्लियाई क्लास 12 फिजिक्स से। आई होप आपके पूरे सभी टॉपिक्स बिल्कुल पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वहां पर हम ये डाउट क्लियर कर लेंगे। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।